एफबीआई ऑफिसर्स बेहद परेशान थे कि आखिर कैदी जेल से कैसे भाग निकले, वो भी इतनी टाइट सिक्योरिटीज़ के नाक के नीचे से। सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि अगले 10 घंटे तक जेल के अधिकारियों को इस बात की भनक तक नहीं पड़ी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जेल ब्रेक की कहानी जो कि आज तक एक मिस्ट्री है। ये है अल्काट्राज़ की कहानी। हिंट नैरेटिव्स में आप सभी का स्वागत है। ये फ्रांसिस्को के कुछ ही दूर एक आइलैंड पर स्थित है जिसे अल्काट्राज़ आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक समय पर दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए जेल की चारों तरफ पर 15 फुट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई थी। यहाँ अगर कोई कैदी एक बार आ गया तो उसके लिए इस जेल से निकलना मानो नामुमकिन सा था। इस जेल को इनएस्केपेबल भी कहा जाता था। 12 जुलाई 1962 को अल्काट्राज़ के ये 3 प्रिजनर यहाँ की सिक्योरिटी को बड़े आसानी से धोखा देकर फरार हो गए। ये कहानी में मेन कैरेक्टर्स ये 4 लोग हैं, जिनमें जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन भाई थे। उन्हें एक बैंक डकैती के मामले में यहाँ रखा गया था। उसके बाद यह है फ्रैंक मॉरिस, जो कि 13 साल की उम्र से ही अक्सर जेल में कुछ छोटे बड़े जुर्म के कारण जाता रहा है। इन्हें भी बैंक डकैती के मामले में रखा गया था। और यह है एलन वेस्ट, जो कि पहले भी कई बार दूसरे जेलों से भागने की कोशिश कर चुके थे। इसी कारण से इनको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्काट्राज़ में रखा गया था। एलन वेस्ट इस जेल में काफ़ी समय से थे। इसी वजह से इसको जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज़्यादा अच्छा मालूम था। इस जेल से भागने का आइडिया सबसे पहले एलन वेस्ट ने अपने इन साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक सीक्रेट के बारे में पता चला। वहाँ से इनका इस जेल से भागने का कई हद तक संभव था। अब मुसीबत ये है कि चारों लंच ब्रेक पर एक ही टाइम पर मिलते थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश में लगे रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। ये 4 काफ़ी लकी थे कि इनको जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया गया, वो भी ठीक आमने सामने। ये उन कैदी का पहला मिशन पूरा हो चुका था। चारों एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपने सेल्स के अंदर प्लान बनाते रहे। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ सभी प्रिजनर्स को उठाने के लिए निकले। असेंबली में हेड काउंटिंग के दौरान इनमें से 3 प्रिजनर्स मिसिंग थे। जब स्टाफ ने सभी सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में एंगलिन ब्रदर्स और फ्रैंक मॉरिस को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। उनको ये बात अजीब लगी और उन्होंने सेल्स के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की। इसी दौरान वो क्या देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड के सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए थे। वो 3 कैदी भाग चुके थे और उन्हें प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सचर से बना हुआ ये डमी हेड रख दिया था। ये मंजर देखकर जेल के स्टाफ के होश उड़ जाते हैं। उन्हें ये लगा कि प्रिजनर्स आइलैंड के बाहर तो जा नहीं सकते। पूरे आइलैंड की सर्च ऑपरेशन शुरू कर दी, लेकिन उन प्रिजनर्स के बारे में कुछ भी पता ना चल सका। सबको एक ही चीज़ सताई जा रही थी कि इतनी टाइट सिक्योरिटी में आखिर ये 3 प्रिजनर्स कैसे भागे। याद रहे कि इन भागने वालों कैदी में से एलन वेस्ट नहीं था। एलन वेस्ट इस एस्केप का मास्टरमाइंड था। एफबीआई को तुरंत बुलाई गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। इन्वेस्टिगेशन टीम को ये पता चली कि वो 3 प्रिजनर्स अपने सेल के दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले। और एक बात से इन्वेस्टिगेशन टीम हैरान थी कि दीवार की साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स के वेंट डैमेज थे। वो चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल से कनेक्टेड था, जो किसी वजह से अपने वेंट से एस्केप होने में असफल रहे। एलन वेस्ट को मालूम हो चुका कि अब उसका इस जेल से भाग निकलने का कोई चांस नहीं है, इसलिए एलन ने इन्वेस्टिगेटर को अपना सारा प्लान बता दिया। एलन ने बता दिया कि उसी ने सारा प्लान बनाया था। वो डमी हेड्स एलन ने बनाया था और उसमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान ही चुराए थे। चारों सेल्स के पीछे की दीवार की एक छोटा सा वेंट था। एलन को इस सेल्स का लूपहोल पता था क्योंकि वो इस जेल के मेंटेनेंस में भी काम कर चुके थे
उसे पता था कि इस सेल्स की दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी है और वेंट की दीवारें वो बड़ी आसानी से एक्सपैंड किया जा सकता है। वो किचन से चुराए हुए चम्मचों की मदद से इस वेंट को तोड़ने में सफल रहे। उन बिजनेस ने जेल की वैक्यूम क्लीनर की मोटर की एक ड्रिलिंग मशीन भी बना डाली। वो इस खुदाई के ऊपर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई सामान रख देते थे ताकि ये सीक्रेट रहे। वो ये सारा काम खास करके म्यूज़िकल आवर के दौरान किया करते थे। वो इसलिए क्योंकि उस समय काफ़ी शोर शराबा होता था। वो वेंट का एक कॉरिडोर में निकलता था जहाँ कोई सिक्योरिटी का होने का कोई डर नहीं होता था। यहाँ से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता था। वो अक्सर मेंटेनेंस के लिए काम करते थे। कटराज में प्रिजनर्स के मेंटेनेंस का काम करवाया जाता था ताकि उनको बिजी रखने के लिए। ये चारों प्रिजनर्स मेंटेनेंस का काम करने छत पर जाते थे और इसी बहाने से वो अपने भागने का प्लान के लिए हर डिटेल बड़ी बारीकी से किया करते थे। छत से वो एक पाइप को पकड़कर नीचे उतरे और फिर 15 फुट बड़ी फेंस को टॉप कर भाग निकले। फिर बाहर निकलने के बाद उन्होंने रबर रेनकोट से जोड़कर अपने लिए एक इनफ्लेटेबल राफ्ट को बहुत पहले से बना कर रखा था। जेल के एडमिन स्टाफ ये जेल के रेनकोट दिया करते थे जो वो किसी न किसी बहाने से ले लिया करते थे। उन चारों कैदी ने लाइफ जैकेट की तरह कुछ चीज़ बनाई थी उस रेनकोट की मदद से, जो कि राफ्ट को काम ना करने पर उनको पानी से डूबने से बचाएगी। एलन वेस्ट ने बताया कि उस जेल के बाहर निकलने का प्लान के हिसाब से उनको पहले अल्कट्राज के नॉर्थ के एंजल आइलैंड से होकर मेनलैंड में पहुंचना था, जहां सिक्योरिटी गार्ड का होने का चांस बिल्कुल भी ना के बराबर होती थी। वहाँ से उनको कुछ कपड़े और एक गाड़ी चुरानी थी। अल्कट्राज के आसपास सारे मेनलैंड पर छानबीन की गई, लेकिन कहीं से भी चोरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। उन 3 प्रिजनर्स का कुछ भी सुराग नहीं मिल पाया। ब्लॉक बी की छत पर मौजूद फुटप्रिंट और जिस पाइप को पकड़कर नीचे उतरे थे उस पर पैरों के निशान से ये कंफर्म हो गया कि एलन वेस्ट की कहानी बिल्कुल सच है। अब FBI के साथ ब्यूरो ऑफ रीजन, US मार्शल सर्विस और कोस्ट गार्ड भी इस केस में मिल गए और समुंदर में प्रिजनर्स को ढूंढने का काम शुरू कर दिया, मगर उनको कहीं भी ना प्रिजनर्स नहीं मिले और ना ही कोई राफ्ट और ना ही कोई लाइफ जैकेट। अगले 4 दिन की सर्च ऑपरेशन में कोस्ट गार्ड्स को तैरते हुए एक लकड़ी से बना हुआ एक पैडल मिला, जो कि माना जाता है कि उसी राफ्ट का एक हिस्सा है। उसके बाद रेनकोट से बने 2 बैग्स मिले जिसमें प्रिजनर्स की पर्सनल चीज़ें जैसे कि फैमिली फ़ोटो और लेटर्स वगैरह मौजूद थे। इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि वो 3 प्रिजनर्स जिंदा मेनलैंड पर नहीं पहुँचे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कोई भी प्रिजनर बड़ी आसानी से छोड़ नहीं सकता। एक इंसान की डेड बॉडी के 2 दिनों के बाद पानी में फ्लोट करने लगती है, लेकिन अगले कई हफ्ते तक इन्वेस्टिगेशन टीम को ना कोई डेड बॉडी मिली। एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि वो 3 प्रिजनर स्विम करके मेनलैंड पहुंच गए होंगे, क्योंकि 1962 में एस्केप के बाद FBI ने इन ब्रदर्स की फैमिली पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। कुछ फैमिली मेंबर्स ने FBI को ये भी बताया कि फैमिली में कुछ स्पेशल लोकेशन के दिन में कुछ 2-3 लोग अजीब से मेकअप में देखी गई है, जो शायद जॉन और क्लैरेंस ही भेस बदल कर आए होंगे, लेकिन इसके बाद वो दोनों कभी नज़र नहीं आए। इसके अलावा एस्केप के पूरे 15 साल के बाद एंगलिन ब्रदर्स के कजिन ने उन दोनों भाइयों के ब्राज़ील में एक क्लब में देखा और उनकी एक फ़ोटो खींच ली। उनकी फैमिली का ये भी मानना है कि ये इन ब्रदर्स की ही है, लेकिन US मार्शल सर्विस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान मना कर दिया, ये कहकर कि ये दोनों इस फ़ोटो से बिल्कुल मैच नहीं करते। ये आखिरी बार था जब क्लैरेंस और जॉन एंगलिन के ज़िंदा होने की कोई खबर मिली। इसके बाद आज तक कोई क्लू नहीं मिल पाया। एस्केप के ठीक अगले ही साल अल्कट्राज को बंद कर दिया गया। 1979 में ऑफिसर्स ने भी इस केस से पीछे हट गए। सिर्फ US मार्शल सर्विस ही है जहां ये केस अभी तक खुला हुआ है, और ये तब तक खुला रहेगा जब तक उनकी एज 99 नहीं हो जाती, या उनकी डेड बॉडी नहीं मिलती, या फिर 3 प्रिजनर्स पकड़े नहीं जाते। आज अल्कट्राज को एक नेशनल पार्क में बदल दिया गया है,
जहां टूरिस्ट इसे आज भी देखने आते हैं। अगर ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए तो फिर लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।